Friends, so guys, welcome to our YouTube channel Waste Medical Classes. So friends, in this video we will discuss about the physiotherapy management after the surgery. मीन्स जो यहाँ पर हमारा टॉपिक है, बेसिकली हम यहाँ पर नेक फ्रैक्चर फीमर के बात कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारा फीमर है उसकी जो नेक है वहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है और उसके बाद हम उसमें फिजियोथेरेपी में क्या कर सकते हैं, उसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होगा बेसिकली। तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट है यहाँ पर मैनेजमेंट है जो आपका वीकली डिवाइस है। मीन जो आपका मैनेजमेंट है हम उसको वीक्स में पढ़ेंगे। सो एक एक स्लाइड को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। द वुंड इज इंस्पेक्टेड फॉर एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड द ड्रेन आर रिमूव्ड आफ्टर 24 आवर्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका वुंड है उसको इंस्पेक्टेड करना है, उसको बार बार देखना है कि उसमें इन्फेक्शन नहीं है, और यदि इन्फेक्शन है तो उसको आपको रिमूव करना है एवरी 24 आवर्स में। पल्मोनरी एम्बोलाई तो नहीं है, मीन जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है बेसिकली उसकी वजह से वो हो सकता है। एंड हाइपोवोल्यूमिया आर अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी, मीन्स जो आपका हाइपोवोल्यूमिक शॉक हो सकता है। बेसिकली जो आपका वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो सकता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म और हाइपोवोल्यूमिया तो नहीं हो रहा है पेशेंट को बेसिकली। और जो पेशेंट को कई बार क्या होता है, हम एक ही पोजीशन में रखते हैं तो उसको बैड सोर्स हो जाते हैं बेसिकली। तो उसको हमें ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको फ्रीक्वेंटली टर्न करना होगा, बार बार उसके मीन्स जो उसकी पोजीशन है उसको टर्न करना होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डी रोटेशन बार हेल्प्स प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब। मीन्स जिस लिम्ब में हमारा फ्रैक्चर हुआ था वहाँ पर हमारा डी रोटेशन बार होता है। डी रोटेशन बार क्या होता है फ्रेंड्स, आपका बेसिकली डी रोटेशन बार में देखिए सिंपल है, ये आपका एक लेग हुआ, एक दूसरा ये हुआ, इन दोनों के बीच में इस तरीके का बार होता है जो क्या करता है कि जो आपका जो हिप है बेसिकली उसको एक्सटर्नल रोटेशन में रखता है, इंटरनल रोटेशन में नहीं आने देता। पेशेंट ट्रीटेड विद हेमिआर्थ्रोप्लास्टी शुड अवॉइड कीपिंग द हिप इन एडेक्शन और इंटरनल रोटेशन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका हिप है यदि उसकी हेमिआर्थ्रोप्लास्टी हुई है, यदि उसकी हेमिआर्थ्रोप्लास्टी हुई है तो उस कंडीशन में जो हिप की पोजीशन है हमें अवॉइड करनी चाहिए। कौन सी पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए? एडेक्शन में नहीं रखना है उसको और ना ही इंटरनल रोटेशन में, वरना इससे क्या होगा, उसको डिसलोकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मूवमेंट में क्या बताया गया, बेसिकली फुल रेंज एक्टिव मूवमेंट ऑफ द एंकल। मीन जो हमारा एंकल है उसके फुल रेंज मूवमेंट आप करा सकते हो। जेंटल एक्टिव मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन, उसको आप फ्लेक्शन करा सकते हो, उसको एक्सटेंशन करा सकते हो ऑफ द नी का और हिप का। वंस पेन सबसाइड, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है वंस पेन सबसाइड, अगर उसका पेन सबसाइड हुआ है तभी आपको ये मूवमेंट परमिट करने हैं। सो अब हम इसके देखेंगे बेसिकली कौन कौन से एक्सरसाइजेज हम करा सकते हैं पेशेंट को। तो एक्सरसाइज में देखते हैं आफ्टर द पेन सबसाइड, जैसे ही पेन उसका चला जाएगा तो हम उसको आइसोमेट्रिक्स कराएंगे, ग्लूटियाई की, क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली आइसोटोनिक एक्सरसाइज उसको प्रिस्क्राइब की जाती है एंकल के लिए। इससे क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेंथनिंग होती है आपकी गैस्ट्रोसोलियस मसल्स की, और जो आपके चांसेस होते हैं ना थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के, और जो आपका वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है बेसिकली, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। मीन जब हम ग्लूट्स की जब हम आपकी गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस की स्ट्रेंथनिंग कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर वीनस स्टेसिस नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है, बेसिकली इन्फ्लामेशन हो जाता है आपका वेन के अंदर थ्रोम्बस जम जाता है, तो वो ना हो, ताकि उसके लिए हम इसमें बेसिकली एक्सरसाइजेस कराते हैं उसकी गैस्ट्रोनीमियस की एंड सोलियस की। अब हम बात करते हैं वेट बेयरिंग की। तो जो वेट बेयरिंग है इसको देखिए ध्यान से समझिएगा गाइज। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, जैसे हमारा फर्स्ट वीक खत्म होने लगता है, वेट बेयरिंग विद द हेल्प ऑफ अ क्रच, अगर हम उसको वेट बेयरिंग करानी है तो क्रच से कराएंगे, और वोकर हम यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। 3 पॉइंट गेट का हम इसके अंदर यूज़ करते हैं बेसिकली। इट इज़ डिफर्ड इन अनस्टेबल फ्रैक्चर। अब जो आपका अनस्टेबल फ्रैक्चर है उसमें डिफरेंट होती है बेसिकली। फॉर पेशेंट विद एंडोप्रोस्थेसिस वेट बेयरिंग एज टॉलरेटेड इज परमिटेड। जिस पेशेंट को एंडोप्रोस्थेसिस लगा हुआ है, एंडोप्रोस्थेसिस क्या होता है, बेसिकली जो आपकी बेसिकली नेक है आपकी, या फिर उसका जो भी ऑपरेशन हुआ है उसमें कोई प्रोस्थेसिस लगा हुआ है,
मीन्स उसके अंदर कोई रोड वगैरह लगी हुई है, तो उस कंडीशन में आपको जो वेट बेयरिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग की। तो इसमें कुछ हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में। यहाँ पर देखिए क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। बेसिकली जो आपका टॉयलेट सीट होती है बेसिकली उसको थोड़ा सा रेज कर दिया जाता है ताकि जो रेंज ऑफ मोशन है, कम रेंज ऑफ मोशन में भी वहाँ पर काम चल जाए। वेयरिंग द ट्राउजर फ्रॉम द अफेक्टेड लिम्ब फर्स्ट, जो अफेक्टेड लिम्ब है सबसे पहले ट्राउजर को पहना जाएगा उसी में, मीन्स जो अफेक्टेड लिम्ब है उसमें ट्राउजर को पहनेंगे एंड रिमूविंग इट फ्रॉम द अनअफेक्टेड लिम्ब, और उसको रिमूव कहाँ से करेंगे, सबसे उसके बाद अनअफेक्टेड लिम्ब से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब ट्राउजर वो पहनेगा तो अफेक्टेड लिम्ब में पहनेगा पहले, और उसके बाद जब यदि उसको रिमूव करना है तो अनअफेक्टेड लिम्ब से पहले निकालेगा। और देखिए इसमें क्या है, दूसरा एक्टिविटी में क्या चेंज कर सकते हैं, रोलिंग ऑन द अनअफेक्टेड साइड बिफोर गेटिंग अप, मीन्स जो अनअफेक्टेड साइड है उस तरफ वो रोल करेगा उठने से पहले। यदि बेड से वो उठ रहा है तो दूसरी तरफ जो उसकी साउंड लिम्ब है उस तरफ रोल करेगा। तो इस तरीके का कुछ हम उसको मॉडिफिकेशन देते हैं उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में। तो यहाँ पर कुछ कंक्लूजन निकल करके आया कि फर्स्ट वीक में हमें क्या क्या कराना है, क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो कोई भी पैसिव मूवमेंट नहीं कराना हमें। वुंड इंस्पेक्शन करना है हमें, यह देखना है कि वुंड में आपका इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। आइसोमेट्रिक करानी है हमको क्वाड्स की, ग्लूटियाई मसल्स की, और आइसोटोनिक एक्सरसाइज करानी है एंकल की, मॉडिफिकेशन करना है डेली लिविंग में, और वेट बेयरिंग उसको परमिट कर देते हैं बेसिकली। अब हम बात करते हैं जो हमारा प्रोटोकॉल आ रहा है बेसिकली आपका 2 to 4 वीक्स का, कि 2 to 4 वीक्स में हम क्या क्या कराएंगे उसको। तो यहाँ पर मूवमेंट्स देखिए, सबसे पहले हम उसको एक्टिव और एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट ऑफ द हिप, नी, एंकल कैन नाउ बी स्टार्टेड। ये मूवमेंट हम उसको स्टार्ट कर देंगे बेसिकली। हाउएवर नो पैसिव मूवमेंट आर स्टिल रिकमेंडेड, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी पैसिव मूवमेंट को मना किया हुआ है, पैसिव मूवमेंट नहीं कराने। तो यहाँ पर एक्सरसाइज देखते हैं बेसिकली। अब एक्सरसाइज में क्या हुआ है, जो एंकल है बेसिकली अब यहाँ पर आइसोटोनिक एक्सरसाइज रिकमेंड कर दी है पेशेंट को, उसकी कंटिन्यू रहेगी जो अभी पीछे चल रही थी फेज में। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज फॉर द हिप एंड नी आर प्रिस्क्राइब, जो आपके आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है आपके लिए हिप की और नी की वो बता दी गई है यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या बेसिकली वेट बेयरिंग। तो वेट बेयरिंग में देखेंगे अब सबसे पहले इसमें क्या क्या कराएंगे अब। दिस हैज़ टू बी ग्रेजुअल एंड इज डन ऑन द फॉलोइंग लाइन। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको क्या करना है, इसकी जो वेट बेयरिंग है उसको बहुत ही धीरे धीरे कराना है। फर्स्ट द पेशेंट इज एडवाइज्ड प्रोन लाइन। सबसे पहले हम पेशेंट से बोलेंगे कि आप प्रोन लाइन में आ जाइए। उसके बाद हम पेशेंट से बोलते हैं कि वेट बेयरिंग करने में आपको 4 पॉइंट नीलिंग करनी है, मीन्स आपको एक तरीके से घुटनों के बल बैठना है, नीलिंग करनी है 4 पॉइंट। देन पेशेंट इज एडवाइज्ड टू बियर वेट ऑन द नी। उसके बाद हम पेशेंट से कहते हैं कि अब आप वेट लीजिए नीज पर। नेक्स्ट में क्या होता है बेसिकली उसमें नी वॉकिंग इज एनकरेज। फिर हम कहते हैं कि पहले आप घुटनों पर चलिए। उसके बाद हमारा पेशेंट में नाउ बी अलाउड टू बियर द वेट ऑन द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। फिर हम कहते हैं कि इस पॉइंट में क्या हो रहा है कि जो पेशेंट है वो अब आपका जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है उस पर वेट को बियर करने लगता है, या तो थोड़ा सा करेगा पार्शियली या फिर फुली डिपेंडेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रैक्चर, जब उसके अंदर पूरी की पूरी स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद देखिए पॉइंट क्या है आपका, अ 3 पॉइंट गेट यूजिंग क्रचेस और वॉकर इज एडवाइज्ड। तो हमें क्या करना है बेसिकली उसको क्रच से वेट बेयरिंग करानी है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा समराइज किया गया है जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया, इसको देखिए एक पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे पहला प्रोन लाइन में गया पेशेंट, 4 पॉइंट नीलिंग की उसने, देखिए दोनों हाथ और इसके घुटने लगे हैं तो 4 पॉइंट कह रहा है। स्टैंडिंग ऑन द नी, फिर वो घुटने पर जाएगा, घुटने पर खड़ा हो जाएगा। वॉकिंग ऑन नी, फिर घुटनों के बल चलेगा। पार्शियल वेट बेयरिंग लेगा, वो थोड़ा सा वेट लेगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है बेसिकली क्रच के थ्रू चल सकता है, वेकर के थ्रू चल सकता है, और फिर लास्ट में हमें उसको फुल वेट बेयरिंग करा देनी है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पर रिलैक्स डायग्राम दिखाया गया है, ये आपका नी पर स्टैंडिंग है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हील ड्रैगिंग हो रही है बेसिकली। अब इस पॉइंट को समझेंगे। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में देखिए क्या चेंज कर सकते हैं हम। तो जो मॉडिफिकेशन इन एक्टिविटी ऑफ द डेली लिविंग आर सेम एज मेंशन्ड अर्लियर। जो भी पीछे हमने डिस्कस किया बिल्कुल सेम एक्टिविटी रखनी है उसकी। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में जो भी मॉडिफिकेशन हमको करना है। अब हम बात करते हैं
ड्यूरिंग 4 to 8 वीक। 4 to 8 वीक के अंदर उसे क्या कराना है। द ट्रीटमेंट रेजिमेन इज मोर और लेस द सेम एज डिस्कस्ड अबव। जो भी हमने उसका ट्रीटमेंट करना है वो या तो पूरा का पूरा बिल्कुल सेम रहेगा। द पेशेंट कैन नाउ फ्लैक्स द हिप अप टू 90 डिग्री। क्या हो गया यहाँ पर, जो अब हिप की जो रेंज है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, 90 डिग्री तक वो फ्लैक्स कर सकता है बाय द सेल्फ असिस्टेड। अपना बिल्कुल सेल्फ असिस्टेंस लेकर के अपने आप ही कर सकता है। हील ड्रैगिंग कर सकता है, हील अप टू द बटक विद द हेल्प ऑफ द नॉर्मल लेग। तो यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, ये वाला जो डायग्राम है आपका ये हील ड्रैगिंग का है। वो अपना हील को देखिए ड्रैग करते हुए यहाँ तक लेकर के आएगा, और इसमें क्या कर सकता है वो पेशेंट, अपना जो उसका जो साउंड लिम्ब है इसकी हेल्प ले सकता है आपके अफेक्टेड लिम्ब को ड्रैग कराने में बेसिकली। द पेशेंट कैन नाउ बी एनकरेज टू सिट विद द लेग हैंगिंग ओवर द एज ऑफ द बेड। क्या होता है बेसिकली, अब हम पेशेंट से कह सकते हैं कि आप बेड के किनारे पर बैठ सकते हो और अपने पैरों को लटका करके। तो वो अपने पैर को लटका करके बैठ सकता है पेशेंट बेड के किनारे पर, और उसमें फिर वो मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ आपको मूवमेंट कैसे कर सकता है। वो आगे की तरफ इस तरीके से और ऐसे पीछे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। हाँ, सपोर्टिंग एंड, एक मिनट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, सिट विद द लेग हैंगिंग ओवर द एज ऑफ द बेड एंड सपोर्टिंग लिफ्टिंग द अफेक्टेड लिम्ब विद अनअफेक्टेड लेग। जो उसका अनअफेक्टेड लेग है वो उससे क्या करेगा बेसिकली, अपने लेग को उठाएगा। असिस्टेड एंड सेल्फ रजिस्टेड एक्सरसाइज फॉर द हिप एंड नी मसल कैन बी कैरिड आउट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको असिस्टेड एक्सरसाइज और सेल्फ रजिस्टिव। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट ध्यान रखने का है, अब यहाँ पर हम रजिस्टेंस लगाएंगे एक्सरसाइज में हिप और नी मसल्स के लिए बेसिकली। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आफ्टर 8 वीक। तो 8 वीक बाद हमें देखिए क्या देखने को मिलेगा बेसिकली। पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट बाय द फिजियोथेरेपिस्ट और बाय कंटिन्यूअस पैसिव मोशन अपरेटस इज बिगन टू द हिप एंड नी। हम या तो देखिए सिंपल हम पैसिव मूवमेंट करा सकता है, हमारा जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो पैसिव मूवमेंट करा सकता है। दूसरा एक आपका सीपीएम आता है बेसिकली। सीपीएम क्या होता है, कंटिन्यूअस पैसिव मूवमेंट कराने वाला एक डिवाइस होता है, तो उसके थ्रू भी हो जाता है मूवमेंट। अब यहाँ पर देखिए आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज आर टू द हिप एंड नी आर इनिशिएटेड अलोंग द प्रोग्रेसिव रजिस्टेड एक्सरसाइज। आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज हम उसको करा सकते हैं, उसके हिप को नी को स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम प्रोग्रेसिव रजिस्टर्ड एक्सरसाइज। गाइस प्रोग्रेसिव रजिस्टर्ड एक्सरसाइज में क्या है बेसिकली, इसके अंदर काफ़ी सारी टेक्निक्स आती हैं आपकी, ऑक्सफोर्ड आती है, डीलॉम आती है, एमसीक्यूइन आती है। तो उन सब टेक्निक में क्या होता है बेसिकली, हम रेजिस्टेंस और रिपीटेशंस इन सब चीज़ों को बढ़ाते चले जाते हैं और एडजस्टेबल भी करते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब एडवांस लेवल पे जा रही हैं धीरे धीरे, और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग की तरफ हम जा रहे हैं अब। वेट बेयरिंग विद द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी विद द हेल्प ऑफ क्रच और वॉकर यूजिंग अ 4 पॉइंट गेट। अब देखिए जो वेट बेयरिंग यदि वो करेगा तो पेशेंट वेट बेयरिंग करने से पहले क्रचेस की और वॉकर की हेल्प लेगा बेसिकली, और 4 पॉइंट गेट वो स्टार्ट करेगा जितना वो बेयर कर सकता है। उसके बाद आपका एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग कैन बी अलाउड। उसके बाद हम उसको एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, जो भी वो डेली लिविंग की है वो सारी की सारी कर सकता है नॉर्मली विद द हेल्प ऑफ असिस्टेड डिवाइस। कुछ असिस्टेड डिवाइस होती हैं, उनकी हेल्प से वो सारी की सारी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कर सकता है। एक्सेसिव एडिक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको ध्यान से देखिएगा। एक्सेसिव एडिक्शन एंड इंटरनल रोटेशन शुड बी अवॉइडेड। हमें ये नहीं करना है, मीन्स बहुत ज़्यादा ना तो उसको एडिक्शन में लेकर के जाना है और ना ही इंटरनल रोटेशन में। इससे क्या होता है बेसिकली, पेशेंट का जो एंडोप्रोस्थेसिस है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मीन्स उसको एंडोप्रोस्थेसिस, जिस भी पेशेंट को एंडोप्रोस्थेसिस से ट्रीट किया गया हो उसमें हम एक्सेसिव एडिक्शन और इंटरनल रोटेशन नहीं करेंगे। अब हमारा प्रोटोकॉल आता है बाय 12 to 16 वीक वाला प्रोटोकॉल। तो इसमें फुल वेट बेयरिंग पर आ गया, पेशेंट इज अलाउड। फुल वेट बेयरिंग हमने अलाउ कर दिया पेशेंट को। इसमें फुल एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आर परमिटेड टू हिप एंड नी जॉइंट। यहाँ पर ये सारे के सारे मूवमेंट हमने उसको अलाउ कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, प्रोग्रेसिव रजिस्टिव एक्सरसाइज भी उसकी कंटिन्यू रहेंगी, हिप की, नी की एंड एंकल जॉइंट की।
पेशेंट कैन नाउ कैरी आउट ऑल द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग इंडिपेंडेंटली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अब यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें अपने आप करने लगेगा। तो यहाँ पर कुछ आपकी रेंज दी गई हैं, एक नॉर्मल रेंज होती है, एक फंक्शनल रेंज होती है ना। यहाँ पर मूवमेंट दिया गया है, नॉर्मल रेंज और फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन। तो यहाँ पर अलग अलग रेंजेस हैं। हमें नॉर्मल रेंज तो हमारी ये वाली होती है बेसिकली, और फंक्शनल रेंज अगर हम यहाँ तक भी ले आते हैं तो वो फंक्शंस कर पाएगा। तो यहाँ पर हमारा मेन टारगेट रहता है सबसे पहले कि हम यहाँ पर फंक्शनल रेंज को अचीव करें, और उसके बाद हम धीरे धीरे नॉर्मल रेंज की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि वो अपने फंक्शंस को स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है जितनी भी आपकी नॉर्मल रेंजेस हैं और आपका फंक्शनल रेंजेस हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरीके से गाइस कंप्लीट हुआ हमारा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ नेक फ्रैक्चर फीमर का। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।